दोस्तों आज है 8 जुलाई 2025 और दिन है मंगलवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ, देखते हैं पहले एडिटोरियल को, जो कि बात करता है हमारे देश में प्रेगनेंसी के दौरान मदर की जो डेथ हो जाती है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक हमने काफ़ी अच्छा सुधार किया है, लेकिन फिर भी लगभग 1 लाख डिलीवरी में, 1 लाख प्रेगनेंसी में 100 महिलाओं की डेथ हो जाती है। अभी इसमें सुधार किया जाना ज़रूरी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छी प्रगति हम इस सेक्टर में किए हैं। बात करते हैं भारत की। भारत में हर 1 लाख सफल मतलब सेफ डिलीवरी में 93 महिलाओं की डेथ हो रही है। आखिर इसका रीजन क्या है? 2019 से 21 के दौरान मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो मतलब कितनी डिलीवरी हुई है और कितनी महिलाओं की डेथ हुई है, इसमें 93 दर्ज किया गया है। मतलब प्रत्येक 1 लाख जीवित लाइव बर्थ में 93 मैटरनल डेथ होती है, मदर की डेथ हो जाती है। ये डेटा हमको मिला है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत। ये हम खुद कहना चाहिए, सरकारी आंकड़े ही यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बात करते हैं मैटरनल डेथ की, ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी की। मातृ मृत्यु जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं जब कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डेथ हो जाए, या फिर जब उसने प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन किया उस समय उसकी डेथ हो गई। कितने दिन के भीतर? 42 दिन के भीतर। या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण यदि उसकी डेथ हो रही है तो ये सारे जो रीजन हैं वो कहलाते हैं मातृ मृत्यु या फिर मैटरनल डेथ्स का रीजन बनते हैं। हालांकि भारत में एमएमआर में मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में हमने गिरावट देखे हैं, फिर भी 2017-19 में ये 103 थी, 18 से 20 में 97 हुई, 19 से 21 में 93 रह गई। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रगति हम इस सेक्टर में नहीं कर पाए हैं। अब बात करी जाती है यहाँ पर मातृ मृत्यु दर की स्थिति को बेटर तरीके से समझने के लिए हम इंडिया को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहले बांटते हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट के अंतर्गत। इसमें आ जाते हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और असम। फिर कुछ स्टेट आ जाते हैं साउदर्न स्टेट, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अदर स्टेट जिसमें शेष अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हमने शामिल किए हैं। जैसे कि आप अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों, जो साउदर्न स्टेट है उन्होंने बेटर काम किया है किस मामले में, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, साउदर्न स्टेट ने काफ़ी बेटर तरीके से परफॉर्मेंस किए हैं। साउदर्न स्टेट में केरल का जो एमएमआर रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, सबसे कम है 20। 1 लाख डिलीवरी में मात्र 20 महिलाओं की डेथ होती है, जबकि कर्नाटक में 63 है। मतलब हम जब साउदर्न स्टेट की बात करते हैं तो साउथ वाले स्टेट में केरल ने टॉप किया है। अन्य राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश में 46 है, तेलंगाना में 45 है, तमिलनाडु में 49 है। इसके बाद ईएजी स्टेट की जब हम बात करते हैं, ईएजी स्टेट मतलब एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट, तो इसमें असम की एमएमआर बहुत ज़्यादा है। असम में बहुत ज़्यादा डेथें होती हैं, 167। मध्य प्रदेश में 175, झारखंड 51 भी काफ़ी चिंताजनक है। साउदर्न वाले स्टेट के अलावा यदि हम बात करें अदर स्टेट की, जिनको हम नाम दिए हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, शॉर्टकट में ईएजी स्टेट बोलते हैं। ईएजी स्टेट में देखा जाए असम का जो एमएमआर है, असम में मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, 167 है 1 लाख
डिलीवरीज में। मध्य प्रदेश में 175 है, झारखंड में 51, कुल मिलाकर के चिंताजनक है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो एमएमआर है वो 100 से 151 के बीच में है, ये भी काफ़ी चिंताजनक है। अदर स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र में 38, गुजरात में 53, पंजाब में 98, हरियाणा में 106 और पश्चिम बंगाल में 109 है। जिस प्रकार से हमने राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, ठीक इसी प्रकार से हमें अलग अलग किस्म की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अलग अलग राज्यों की कैटेगरी के लिए अलग अलग पॉलिसी। अब सबसे पहले तो हमें 3 डिलेज को दूर करने की ज़रूरत है। पहले नंबर का जो डिले हो रहा है उसको हमें समझना है। सबसे पहले तो फैमिली को डिसीजन लेने में काफ़ी देरी हो जाती है। ठीक है, पहली देरी होती है खतरे को पहचानने और डॉक्टर की देखभाल के लिए तुरंत निर्णय नहीं लेना। उनको लगता है डिलीवरी तो नेचुरल होती है, नॉर्मली होती है। ठीक है, जब दर्द उठेगा तब हम लेकर के जाएंगे, या फिर दर्द उठ गया है तो अपने आप डिलीवरी हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। कभी कभी पैसा की कमी के चलते चलते या फिर सामाजिक कारण से भी लोग महिला को, पत्नी को हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाते। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि ज़माना काफ़ी एजुकेटेड हो चुका है। बहुत सारे महिला स्व सहायता समूह आ चुके हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। पड़ोसी भी आजकल जागरूक हो चुके हैं। इस प्रकार से स्थिति काफ़ी बदल रही है। और तो और जब हम सरकार की बात करते हैं तो इसमें आ जाती हैं आशा वर्कर और एएनएम, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। इनके 2005 में सहयोग से जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको बढ़ावा मिला है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मदर को भी साथ ही साथ आशा वर्कर को भी एक डिलीवरी में इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाती है, 1000-2000 उनको दिया जाता है। सेकंड नंबर की दिक्कत हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। दूर दराज वाले गांव में कई बार हम देखते हैं कि महिला रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो जाती, रास्ते में ही वो बच्चे को जन्म दे देती है। दूर दराज के गांव, जंगल या फिर द्वीप से अस्पताल पहुंचने में कई घंटे या फिर पूरी रात लग सकती है। इस दौरान कई सारी महिलाएं रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन 108 एम्बुलेंस सेवा एंड इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कार्यक्रम ने इस समस्या को काफ़ी हद तक हल किया है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। बात करते हैं तीसरे डिले की, जो है स्वास्थ्य संस्थान में विशेषज्ञ उपचार की शुरुआत में हमें क्या चीज़ शामिल करना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी रूम में ध्यान देने में देरी हो जाना, ऑब्स्टेट्रिशियन तक पहुंच में देरी हो जाना, ब्लड डोनर, लैब सपोर्ट, ओटी तैयार नहीं होना, एनेस्थीसिस्ट की अनुपलब्धता। इन्हीं के समाधान के लिए हर 2 मिलियन जनसंख्या पर 4 फर्स्ट रेफरल यूनिट की अवधारणा लाई गई थी, जिसमें प्रसूति विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, ब्लड बैंक और ओटी शामिल हैं। बात करते हैं, दुर्भाग्य से ये जो योजना है 1992 के हिसाब हम जो सोचे थे उस हिसाब से सफल नहीं हो पाई है। 5491 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 66% पद अभी खाली हैं। इनमें से 2856 केंद्र एफआरयू होने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे जो इस प्रकार के सेंटर बनाए गए हैं इसमें ब्लड बैंक नहीं है, ब्लड स्टोरेज यूनिट नहीं है, जिसके चलते चलते डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, रक्त चढ़ाया नहीं जा सकता है और इससे मदर की डेथ हो जाती है। पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब
प्रसवोपरांत रक्तस्राव, डिलीवरी होने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाना। ये तब होता है जब बच्चा जन्म लेने के बाद गर्भाशय समय पर संकुचित नहीं होता है, जो यूट्रस है वो खुला का खुला रह जाता है। 3 किलो वजन का बच्चा और एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से गर्भाशय फैल जाता है और प्लेसेंटा अलग होने पर गर्भाशय की दीवार से भारी स्राव होता है। यदि महिला एनीमिक है, रक्ताल्पता से ग्रसित है, खून की कमी से ऑलरेडी से ग्रसित है, उसे आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट नहीं दिए गए हैं तो मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और सर्जिकल केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद अगली जो आपात स्थिति होती है वो होती है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मतलब अवरोधित प्रसव, कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाना प्रसव में। यदि कोई कम उम्र की कुपोषित महिला जिसका शरीर कमजोर है, उसका शिशु सामान्य आकार का है, तो सकरी पेल्विस के कारण शिशु बाहर नहीं निकल पाता है। ये लंबे समय तक चलने वाले प्रसव को जन्म देता है, मतलब जो डिलीवरी है उसकी देर तक चलेगी। यूटेरस रप्चर का कारण बन सकता है, यूटेरस खराब हो सकता है। इससे बचने के लिए सिजेरियन सेक्शन मतलब सी सेक्शन जरूरी हो जाता है। इसके लिए सुसज्जित आपका ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, आपके पास सर्जन होना चाहिए, आपके पास एनेस्थीसिया देने वाले स्पेशल पर्सन होने चाहिए, तब जाकर के आपका जो डिलीवरी है, ऑपरेशन है, वो सक्सेसफुल होगा। इसके बाद तीसरी चिकित्सा स्थिति होती है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था के दौरान बीपी का बढ़ जाना। इसको आपको सही समय में पहचानना जरूरी है, इलाज करना जरूरी है। यदि नहीं होता है तो इससे कोमा की अवस्था, ठीक, कन्वोल्यूशंस, कोमा एंड काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अनट्रेंड बर्थ अटेंडेंस द्वारा कराई गई घरेलू डिलीवरी से, अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो डिलीवरी है वो अनट्रेंड पर्सन के द्वारा कराई जा रही हो, इससे भी काफ़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। ठीक है, घरेलू डिलीवरी से ट्रॉमा, प्यूरिपेरल इन्फेक्शन और इस सेप्सिस हो सकता है। एंटीबायोटिक्स जान बचा सकते थे, लेकिन देर से अस्पताल पहुंचने से डेथ हो जाती है। अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण अनसेफ एबॉर्शन होता है। क्वैक डॉक्टर की लापरवाही भी मौत का कारण बन सकती है। तो जो ईएजे वाले स्टेट हैं, जिसमें बिहार, यूपी जैसे स्टेट शामिल हुए थे, मलेरिया, क्रॉनिक यूरिनरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां भी खतरे को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए, मातृ मृत्यु को, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है कि जल्दी से जल्दी पहचान करिए, उसका रजिस्ट्रेशन करिए, उसकी पहचान करिए कि कौन वुमेन की डिलीवरी होने वाली है, प्रेगनेंसी किस किस को अभी हाल फिलहाल में हुई है। इसके बाद समय समय पर अपनी केयर करना है, हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, आयरन फॉलिक की गोलियां लेना है, थायराइड की जांच करवाना है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी कमियों को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अनिवार्य मैटरनल डेथ ऑडिट में उजागर किया जाएगा, जहां पर ईएजी स्टेट को बुनियादी सेवाओं को लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जो साउदर्न स्टेट हैं, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात को इमरजेंसी एंड डिलीवरी सर्विसेज की गुणवत्ता में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद कुछ कुछ जो सुधार किए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, प्रयास जो किए गए हैं। जैसे केरल में डॉक्टर वीपी पिल्लई द्वारा शुरू किया गया कॉन्फिडेंशियल रिव्यू ऑफ मैटरनल डेथ एक बहुत बढ़िया मॉडल है, जिससे हम एमएमआर को घटा सकते हैं। ये मॉडल अन्य साउदर्न स्टेट भी अपना सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कुछ रणनीतियां हैं, जैसे कि यूटेराइन आर्टरी क्लैंप्स का इस्तेमाल करना, सक्शन कैनुला से यूट्रस को संकुचित करना, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, डीआईसी मतलब डिसिमिनेटेड
इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, हेप्टिक फेलियर जैसे जटिल मामलों को तुरंत संभालना। ये टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप कंट्रीज़ में सामान्य प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ तक कि एंटीनेंटल डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस को भी संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि कुछ गर्भवती महिलाओं ने आत्महत्या तक कर ली थी टेंशन के कारण, या फिर बच्चे को कुछ हो गया है तो इस कारण से चलते चलते। लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि यदि सरकार स्वास्थ्य प्रणाली में विल को रखे, इच्छा शक्ति दृढ़ रखे, कमिटमेंट रखे, तो मातृ मृत्यु को पूरी तरह से रोक सकते हैं। इसके लिए प्रोएक्टिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल में लाई गई हैं, जैसे कि यूटेराइन आर्टरी क्लैम्प्स का यूज़ करना। मतलब जो यूटेराइन होती है, गर्भाशय होता है, उसकी आर्टरी को, धमनी को दबाने के लिए हम इस प्रकार के क्लैम्प का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो खून बह रहा है उसको रोका जा सके। डिलीवरी के बाद जब बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है तो गर्भाशय तक खून पहुंचाने वाली धमनियों को टेम्पररी हम दबा करके खून रोक देते हैं। इससे रक्त की आपूर्ति कम होती है और यूटेरस को समय मिल जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, संकुचित होने के लिए। कब करते हैं? जब यूटेरस संकुचित नहीं हो रहा है, गर्भाशय सिकुड़ नहीं रहा है एंड इंटरनल ब्लीडिंग तेज हो रही है। इससे क्या हो जाता है? तुरंत में जो खून बह रहा है वो रुक जाता है। महिला को शॉक या फिर मृत्यु से हम बचा सकते हैं। इसके बाद अगला जो यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स यूज़ किया गया था वो क्या था? सक्शन कैनुला फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जो सक्शन कैनुला इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार की ट्यूब होती है, इससे गर्भाशय की सफाई करी जाती है एंड संकुचन की प्रोसेस को तेज किया जाता है। तो जो हमारा गर्भाशय होता है, यूटेरस प्रसव के बाद ढीला रह जाता है, मतलब पूरी तरह से सिकुड़ता नहीं है। तब सक्शन के माध्यम से यूटेरस के अंदर मौजूद खून के थक्के या फिर प्लेसेंटा के टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है। ये कब करते हैं? जब यूटेरस से निरंतर ब्लीडिंग होते रहती है एंड वो मैनुअली संकुचित नहीं हो रहा है, जब प्लेसेंटा पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है, तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूटेरस को अपने आप कहता है कि खाली करो और अपने आप संकुचित हो जाओ। इसके बाद अगला जो प्रयास किया जाना चाहिए, अगले जो उपाय अपनाए जाने चाहिए वो होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम आसान भाषा में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। गर्भ के अंदर मौजूद जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, माँ के रक्त प्रवाह में वो एंट्री कर जाना, ये एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति होती है जिसमें प्लेसेंटा टूट जाता है और यूटेरस के अंदर का जो लिक्विड है माँ के सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। इसके क्या लक्षण हैं? अचानक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्लड जो बीपी है वो डाउन हो गया है, बेहोशी आ गई है, रक्त का थक्का जमने में असमर्थ, मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें माँ की मृत्यु भी हो सकती है यदि समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो। इसके बाद अगली जो टर्म यूज़ करी गई थी वो थी डिसिमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, मतलब शरीर के अंदर रक्त के थक्के अनियंत्रित रूप से बनने लगते हैं, फिर अत्यधिक खून बहने की स्थिति होने लग जाती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर के अंदर एक साथ बहुत सारे छोटे रक्त के थक्के बनने लग जाते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाती है और बाद में शरीर में खून जमने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। एक चीज़ और यहाँ पर बताया गया था वो था हेप्टिक फेल्योर, यकृत फैल हो जाना, फैटी लिवर सर्किरोसिस। गर्भावस्था के दौरान यदि
गर्भावस्था के टाइम में या फिर गर्भावस्था के बाद में लीवर काम करना बंद कर दे तो उसको बोलते हैं हेप्टिक फेल्योर। यदि महिला को फैटी लीवर डिसीज़ है या फिर सर्होसिस है तो प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान बॉडी का जो तनाव है लीवर को संभाल नहीं पाता है और वो काम करना बंद कर देता है। इससे हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मस्तिष्क भी सूजन आ जाती है और डेथ की संभावना बढ़ जाती है। सेकंड वाला जो एडिटोरियल है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल कम्युनिटीज से रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन से समुद्र के किनारे रहने वाली जो समुदाय है, कम्युनिटी से किस प्रकार से प्रभावित होती है। क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ते जा रहा है। पार्टिकुलरली हम जब समुद्री तटों की बात करते हैं, कोस्ट लाइंस की बात करते हैं, तो ये बुरी तरह से उसको प्रभावित कर रहा है। इससे एनवायरमेंटल फेनोमेनन चेंज हो रहा है, क्राइसिस आ रहा है, साथ ही साथ सोशल एंड इकोनॉमिक रप्चर भी पैदा हो रही है, रुकावट पैदा हो रही है, क्राइसिस आ रहे हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री इलाकों की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो समुदाय हिस्टोरिकली खेती बाड़ी करते थे, समुद्र के किनारे मछली पालन करते थे एंड कोस्टल इकोसिस्टम पर ये निर्भर हुआ करते थे। अब उनको समुद्र का लेवल बढ़ने से, साल्ट वाटर इंट्रूजन से, नमक युक्त पानी की घुसपैठ होने से एंड अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट से विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है, जगह छोड़ करके कहीं और जाना पड़ रहा है। इससे माइग्रेशन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे ये विस्थापित लोग ऐसे मजदूर बन करके रह जा रहे हैं। अर्बन लेबर मार्केट्स में इनकी एंट्री हो रही है, जहां इनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, पर्याप्त सरकारी सहायता नहीं है। उड़ीसा की यदि हम बात कर लेते हैं, उड़ीसा में कभी जो गांव समृद्ध हुआ करते थे, जैसे कि सतभाया, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि समुद्र का पानी बढ़ने के चलते चलते तेजी से लहरें आई होंगी जो अब समुद्र में डूब चुके हैं। वहाँ के लोगों को रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में बसना पड़ा है, जो ज़्यादातर सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रदान करने में विफल रहती हैं। इसी प्रकार से कर्नाटक के होन्नावर तालुक की बात करें तो यहाँ पर जो पारंपरिक मछुआरा समुदाय है, फिशिंग कम्युनिटीज़ है, इसको बंदरगाह परियोजनाओं, पर्यटन की योजना एंड मैंग्रोव की कटाई के चलते चलते कोस्टल डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार की जो स्थिति है तमिलनाडु के नागेपट्टिनम, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, केरल के बाढ़ प्रवण निचले इलाकों में हमको देखने को मिल रही है। सब तरफ से ये लोग पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो तटीय क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपांसन हो रहा है, जैसे कि सरकार ने सागरमाला प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। सरकार बंदरगाह बना रही है, एनर्जी के प्रोजेक्ट चला रही हैं, एक्वाकल्चर को बढ़ावा दे रही है। इससे हमारा जो पर्यावरण क्षरण है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ जो हमारे मैंग्रोव्स हैं, सैंड ड्यून है, वेटलैंड है, जो कि ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर कम्युनिटीज़ रहा करती थी, सुरक्षा कवच के रूप में ये काम करते थे। अब व्यापक रूप से इनको क्लियर किया जा रहा है, तो यहाँ की जो कम्युनिटीज़ है वो कहाँ जाएंगी, क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है। बहुत सारी जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं, इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते टाइम में क्यूमुलेटिव क्लाइमेट रिस्क का ध्यान नहीं रखा जाता। इससे ऐसा विकास मॉडल निकल करके सामने आ रहा है जो इकोलॉजिकल और सोशल वल्नरेबिलिटीज़ को बढ़ावा दे रहा है। मतलब समाज भी प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। बहुत सारे जो लोग विस्थापित हो चुके हैं आज के टाइम में इनफॉर्मल इकोनॉमी में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब लेबर बन करके रह रहे हैं, वो मजदूर बन करके रह रहे हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करना,
ईंट भट्ठा के मजदूर के रूप में काम करना, ब्रिक क्लिन लेबरर्स के रूप में, डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में देखा जा सकता है। यही सब के चलते चलते सिस्टमेटिक लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, बंधुआ मजदूरी होती है। डेब्ट बॉन्डेज मतलब जो परिवार विस्थापित हो चुका है, जिंदा रहने के लिए मजदूरी की अग्रिम राशि उसको दे दी जाती है, वेज एडवांस लेते हैं और इससे वे शोषणकारी काम में फिर फंस जाते हैं हमेशा के लिए। फिर दिक्कत हो जाती है किस चीज़ की, ना तो सरकार सहायता दे पाती, ना तो कोई कानूनी व्यवस्था ही इस चीज़ से उनको बाहर निकाल पाती है। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, इस प्रकार के जो अनौपचारिक लेबर हैं, इनफॉर्मल लेबर हैं, इनको भारत के लेबर कोड जैसे कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 के अंतर्गत इनको कोई पहचान ही नहीं मिली है। इसके अलावा जेंडर्ड एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। विस्थापित महिलाएं जब घरेलू काम में लगती हैं तो उत्पीड़न, कम वेतन एंड ट्रैफिकिंग का शिकार बन जाती हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के चलते चलते जो विस्थापन हो रहा है, इसके लिए हमें लीगल फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है। आर्टिकल 21 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, साथ ही साथ डिग्निटी के साथ में, गरिमा के साथ। लेकिन धीमी गति से होने वाली स्लो ऑनसेट क्लाइमेट डिजास्टर के चलते चलते डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के राइट्स से संबंधित कोई विशेष कानून हमको नहीं दिखाई देते। सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लेकर के आई, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन कानून है, विशेष करके CRZ 2019 जैसे मौजूदा कानून या तो आपदा की प्रक्रिया तक सीमित हैं कि जब कोई डिजास्टर आएगा तभी ये कानून लागू होंगे। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को इनफ रूप से संबोधित नहीं कर पाते हैं, तो ये कानून कोई काम के नहीं रह जाते। इसके बाद बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की। तो सरकार का यहाँ पर कहना है कि हम NPCC लेकर के आए हैं एंड स्टेट लेवल की स्टेट एक्शन प्लान्स लेकर के आए हैं। ये समझते हैं कि कैसे करके क्लाइमेट चेंज असर कर रहा है कम्युनिटीज़ के ऊपर, लेकिन जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं उनके रिहेबिलाइजेशन या फिर लेबर मार्केट में उनके इंटीग्रेशन के लिए कोई स्पष्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब CRZ नोटिफिकेशन 2019 आया था, ठीक है। अब ये जो नोटिफिकेशन सरकार लेकर के आई थी, यदि हम इसकी भी बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था पर्यावरणीय अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाना। मतलब हमें कहीं सड़क बनाना है, बंदरगाह बनाना है तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस तुरंत मिल जाए, साथ ही साथ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। लेकिन इसकी आलोचना होती है क्योंकि टूरिज्म एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर यह पर्यावरण का इकोलॉजी को नष्ट करने का काम करता है। इससे हमारे जो तटीय समुदाय हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करी जाती है। बहुत सारे राज्यों में जो जोनिंग कानून है उसको ढील दे दी जाती है। इससे कोस्टल एरियाज़ में जो व्यावसायिक परियोजना है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इससे पारंपरिक मछुआरे, उनकी कम्युनिटीज़, उनकी सहमति के बिना ही उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, जो कि हमारे देश के कानून, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के भी खिलाफ में जाता है। यहाँ तक कि भारत के लेबर कोड में भी जलवायु क्लाइमेट माइग्रेंट्स को स्पेशल सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करी गई है, जबकि इस चीज़ का जिक्र होना चाहिए था। इसके बाद बात करी जाती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की एनवायरमेंटल जस्टिस से जुड़ी यदि हम
न्यायशास्त्र की बात करते हैं, जैसे कि MC मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1987 एंड इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1996 का जजमेंट आया। इसने पर्यावरण और ह्यूमन राइट्स के बीच में एक रिलेशन को बताया था। फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंटर्ड लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। अभी भी इस चीज़ की कमी है। अब जो लोग विस्थापित हो चुके रहते हैं कोस्टल एरियाज से, ठीक है, इनकी सबकी अपनी कहानी है, संघर्ष है एंड रेजिलेंस की भी कहानी होती है। तटीय जो समुदाय होते हैं, विशेष रूप से मछुआरा यूनियन की बात करें, फिशर फॉक यूनियन एंड आदिवासी समूहों की, इंडिजीनियस ग्रुप्स की, इन्होंने पर्यावरणीय विनाश करने वाली परियोजनाओं के खिलाफ टीनेसिटी दिखाई है, मतलब बहुत ज़्यादा घोर विरोध किया है। इसके बावजूद भी इनकी जो बातें हैं वो नहीं सुनी जाती हैं। जैसे केरल के एनोर क्रीक में अडानी पोर्ट्स के विस्तार के खिलाफ विरोध हुआ था। केरल में पट्टुअम मैंग्रोव संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया। उड़ीसा में सेव सतभाया अभियान चलाया गया। ये सारी की सारी चीज़ें ग्रास रूट मोबिलाइजेशन ने मुख्य धारा के विकास मॉडल को चुनौती दिया है। तो ये लोग चाहते हैं कि कैसे करके हमारी रोजी रोटी बची रहे, साथ ही साथ पर्यावरण को भी हम बचा सकें। लेकिन दिक्कत ये है कि एनवायरमेंटल डिफेंडर्स को धमकी मिलती है, ठीक है, इंटिमिडेशन, सर्विलांस एंड क्रिमिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है, जो भारत के संविधान के खिलाफ में जाता है। ये एक नई चुनौती है कि जलवायु परिवर्तन को मैनेज रिट्रीट, मतलब प्रबंधित वापसी के औचित्य के रूप में यूज़ किया जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड विस्थापितों की सुरक्षा नहीं हो रही है। आप कर तो रहे हैं काम, लेकिन किसी किसी को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि राइट बेस्ड फ्रेमवर्क हम लेकर के आए, ठीक है, मतलब अधिकार पर आधारित कानूनी ढांचा हो जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स को भारत की माइग्रेशन एंड अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज़ में पहचान देगा। सरकार जो फ्रेमवर्क लेके आएगी उसमें क्या क्या होना चाहिए? सम्मानजनक काम इनको मिले, इनको घर प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएं। साथ ही साथ हमने जो लेबर कोड लाए हैं उसमें सुधार करना पड़ेगा, ठीक है, इनको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसी प्रकार से कोस्टल जोन मैनेजमेंट में आप ट्रेड को प्राथमिकता मत दो, ठीक है, ट्रेड को प्राथमिकता मत दो, पर्यावरण को प्राथमिकता दो, कम्युनिटी के अधिकारों को प्राथमिकता दो। भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 8.7 जो कि मजबूरी में कराए गए श्रम को, मतलब बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने की बात करता है, सभी को सम्मानजनक काम दिलाने की बात करता है, ये साकार हो जाएगा। वे फॉरवर्ड में या फिर निष्कर्ष की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, जलवायु परिवर्तन हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती है। तो जलवायु विस्थापन, क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट का समाधान करना, सॉल्यूशन करना भारत की एडाप्टेशन स्ट्रेटजी का मुख्य विचार होना चाहिए। जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं उनके अधिकार क्या है, वो क्या चाहते हैं, इसके अलावा लाइवलीहुड, इनकी रक्षा करना जरूरी है। राइट्स, डिग्निटी एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये ब्रिक्स समिट 2025 से रिलेटेड आई है। 17 नवंबर का ब्रिक्स समिट का आयोजन इस बार ब्राज़ील में किया गया था। अब जो ब्रिक्स वाली कंट्रीज़ हैं, पार्टिकुलरली जो एशियन कंट्रीज़ हैं ना, वो अपने आप में कहना चाहिए यूनिटी दिखा रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को पीछे छोड़ने की बात कर रही हैं। इससे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पार्टिकुलरली अमेरिका को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। उसने बोला है कि मैं 10% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाऊंगा ब्रिक्स नेशंस के ऊपर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
चाइना, इंडिया एंड जो अदर वर्ल्ड के फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इनको बोला है इनके ऊपर मैं हायर इंपोर्ट टैरिफ्स लगाऊंगा। इसके अलावा ब्रिक्स का क्रिटिसिज्म किया गया है, उसकी ट्रेड पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म किया गया है क्योंकि लगभग इसमें 11 नेशंस इंक्लूड हो चुके हैं। 2 दिन का जो समिट रहा है रियो डी जेनेरो में वो मंडे के दिन कहना चाहिए समाप्त हो गया है। बात यदि हम करें संडे के दिन की तो जो लीडर्स ऑफ द ब्लॉक है जिसमें इंक्लूड है यूएस, एलाइज, ब्राज़ील, सऊदी अरबिया एंड इंडोनेशिया, इन्होंने क्या बोला है, मिस्टर ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है स्टॉप स्टार्ट टैरिफ वार, ये इनडिस्क्रिमिनेट है, डैमेजिंग है, इलीगल है एंड कुल मिलाकर के आप देखेंगे यूएस प्रेसिडेंट की जो छवि है उसको ख़राब कर देगा। अमेरिका ने क्या बोला है, जो कोई कंट्री अपने आप को एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिक्स के साथ में जोड़ करके देखेगा उसके ऊपर मैं एडिशनल 10% की टैरिफ लगाऊंगा, ऐसा बोला गया है मिस्टर ट्रंप की तरफ से। आज के टाइम में ब्रिक्स की जो वजनदारी है दुनिया के टॉप ग्रुप्स में होने लगी है क्योंकि वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स में रह रही है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेड है वो भी ज़बरदस्त हो रहा है, वर्ल्ड का जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, इसलिए अमेरिका इस ग्रुप से काफ़ी जलता है।